इस वीडियो में हम जानेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। मीन्स क्या बोल रहा है कि कूलम्स लॉ का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो कूलम्स लॉ जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, जो कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हो उनके बीच का अगर हमें फोर्स बताना है कि वो कितना होगा, तो वो हमें किससे मिलता है? वो हमें कूलम लॉ से मिलता है। When the linear size of the charged particle are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged particle are treated as point charge. मीन्स क्या बोल रहा है कि मान लो ये लीनियर साइज़ है किसी दो चार्ज्ड पार्टिकल का, और इनके बीच का जो साइज़ है वो जैसे मान लो इस तरह से, मान लो एक लीनियर पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, दोनों चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच का साइज, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस वो बहुत बड़ा है। मान लो कि इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है। तो यहाँ पे क्या है कि D की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है L से, और अगर ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो ये जो L लेंथ का जो भी रॉड ये टाइप है उसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसे हम एज अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। देन उसके बाद कह रहा है कि कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट इज़ वेरीड इनवर्सली एट द फोर्सेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of two charges and acted by joining the two charges. मीन्स क्या बोल रहा है कि कूलम्ब ने ये पता लगाया कि ये जो दो चार्जेज होती हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, फोर्स जो लगता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मान लो इस पर चार्ज Q1 Q2 है तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। ये किसने पता लगाया? तो ये कूलम ने पता लगाया। देन उसके बाद क्या लिखा गया है कि दस इफ़ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन, मतलब कि अगर फोर्स का जो वैल्यू निकालना वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, मतलब ये जो है वो फोर्स का एक फार्मूला हो गया K Q1 Q2 by R square. How did Coulomb arrive at this law from the experiment? Coulomb used the torsion balance for measuring the force between two charged metallic sphere. मीन्स क्या बोल रहा है कि किस तरह से आखिर उन्होंने किस तरह से फोर्स को निकाला। तो उन्होंने फोर्स को कैसे निकाला, उन्होंने एक डिवाइस का यूज़ किया जिसे कि कहते हैं टॉर्शन बैलेंस, और इस डिवाइस का यूज़ करके उन्होंने दो मेटल स्फेयर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। देन उसके बाद है कि when the separation between the two spheres is much larger than the radius of the sphere, the charged sphere is regarded as the point charge. However, the charges on the sphere are unknown to begin with. How then he could discover the relation like 1.1? देखो इस पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो दो स्फेयर है, मान लो एक स्फेयर यहाँ एक स्फेयर यहाँ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस D होगा वो इस स्फेयर का जो रेडियस R है उससे बहुत बड़ा होना चाहिए, इस तरह से। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो जो स्फेयर है उसको पॉइंट चार्ज की, मतलब मान लो इतना बड़ा स्फेयर है उसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी किया था। उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम तो उन्हें पता ही नहीं था कि जो स्फेयर उन्होंने लिया था उस पर चार्ज आखिर कितना होगा। तो इसे फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वेशन जो 1.1 जो उन्होंने फोर्स का इक्वेशन निकाला वो कैसे निकाल दिया। आखिर उन्हें Q की वैल्यू भी नहीं पता थी, फिर भी उन्होंने कैसे निकाला, तो उसके बारे में आगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Suppose the charge on the metallic sphere is Q. If the sphere is put in contact with identical uncharged sphere, the charge will spread over the two sphere. मीन्स क्या बोल रहा है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक चार्ज लिया,
सॉरी एक मेटलिक स्फेयर लिया, उस पर चार्ज Q, मीन्स मान लिया कि उस पर चार्ज Q है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दूसरा मेटल स्फेयर लिया जो कि अनचार्ज था, मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाया जाएगा तो दोनों में चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस पर Q/2 हो जाएगा और इस पर भी Q/2 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, देन उसके बाद इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। अगर Q/2 को किसी अनचार्ज्ड पार्टिकल से अगर कांटेक्ट में लाया जाए तो ये कितना, फिर से ये कितना हो जाएगा, ये Q/4 हो जाएगा और इस पे भी Q/4 चार्ज चला जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने चार्ज को तो वैरी कर लिया और डिस्टेंस तो वो वैरी करवा ही सकते थे। तो इसी तरह से चार्ज और डिस्टेंस को वैरी करवा कर उन्होंने वैल्यू, फोर्स की वैल्यू को नोट करते गए, अलग अलग वैल्यू को, और फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। देन उसके बाद है कि हाँ, ये सब तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद होगा कि कूलम लॉ, अ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वॉज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव्ड इन दिस मैनर। मतलब इसी तरह से पता लगाया गया था इसके बारे में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मतलब ऊपर बताया गया। While the original expression established it at a microscopic level, it has also been established on to a subatomic level. मीन्स इसे मैक्रोस्कोपिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल पे ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट को इस तरह से किया गया था, उसके बारे में कुछ बताया गया है। ऐसा ही कुछ खास नहीं है। उसके बाद है कि Coulomb discovered this law without knowing the explicit magnitude of the charge. In fact, in the other way round, Coulomb law can now be employed to furnish a definition of unit of charge. In the relation equation 1.1, K is so far arbitrary. We can choose any positive value of K. The choice of K determined the size of the unit of charge in SI unit. हाँ, मीन्स क्या बोल रहा है कि जब उन्होंने पता लगाया था कूलम जी ने जब कूलम लॉ बनाया था, तो उस वक्त उन्हें स्फेयर पे कितना चार्ज है इसकी वैल्यू का भी अंदाज़ा नहीं था। और आज हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम लॉ का यूज़ करके चार्ज की डेफिनेशन को निकाल सकते हैं, या फिर चार्ज को निकाल सकते हैं कि किसी पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा। और यहाँ जो पॉइंट लिखा गया, इसमें बताया गया कि के की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखो इस पॉइंट, यहाँ इस जगह पे बताया गया है कि ऐसा यूनिट में जो के का वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है, 9 कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ चार्ज व्हाट रिजल्ट फ्रॉम द चॉइस इज कॉल्ड अ कूलम विच वी हैव डिफाइंड इन द सेक्शन 1.4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ के। इस वजह से मतलब किस तरह से इसमें वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो यहाँ पे था ना F Q1 Q2/r², तो उसमें क्या करेंगे कि K1 Q2/r²। ओके, अब अगर K की वैल्यू 9 × 10⁹ ये तो ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग है, और अगर ये जो Q1 Q2 है उसकी वैल्यू 1 कूलम रखा जाए और डिस्टेंस भी उनके बीच 1 रखा जाए, तो फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होगी, जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। मतलब मान लो एक यहाँ पे चार्ज Q1 है, एक यहाँ पे चार्ज Q2 है। Q1 का वैल्यू है 1 कूलम, Q2 की वैल्यू है 1 कूलम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो अब बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, तो करीब 9 × 10⁹ न्यूटन, जो कि बहुत ही बड़ा फोर्स होता है। Thus, that is 1 coulomb of charge that we placed at the distance 1 meter from the another charge of the same magnitude in vacuum experience an electrical force of repulsion or magnitude इतना। 1 coulomb is evidently too big a unit is used in practice in electrostatic one uses smaller unit। मीन्स देखो एक कूलम से जब फोर्स निकाला गया तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स निकल गया था, इसी वजह से 1 कूलम को नहीं यूज़ करके 1 माइक्रो कूलम का यूज़ किया जाता है, या फिर 1 मिली कूलम का यूज़ किया जाता है।
द कांस्टेंट k इज़ यूजुअली पुट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहाँ पे बता रहा है कि जो कांस्टेंट k हम लोग यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। और उसके बाद फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई गई है कि कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और इसका ऐसा यूनिट में जो वैल्यू होता है दैट इज़ 8.8 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट लिखा गया है कि सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर इट इज़ बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। मीन्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी होता है, मतलब इसका कोई दिशा भी होता है। तो इसके पास तो इसी वजह से इसको वेक्टर में लिखने के लिए क्या किया गया है कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 q2 r1 r2 वी डिनोट द फोर्स q1 f12 एंड q2 बाई इतना। उसके बाद ये 2 पॉइंट चार्जेस q1 q2 हैव बीन नंबर्ड 1 टू कन्वीनियंस, पॉइंट 2 r2 1। ठीक है, देखो इस पूरे पॉइंट में क्या समझाया गया मैं बताती हूँ। तो इस पूरे पॉइंट में बस यही समझाया गया है कि देखो जैसे कि ये मान लो ये q1 है, ये q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस, ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r2। तो ये जो हो जाएगा, अगर वो r21 निकालना चाहें तो r2 माइनस r1। फिर यहाँ से देखो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरह से लिखते हैं, और इसके कारण ये वाले के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा उसे लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से लिखने का एक तरीका होता है, और इसमें हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है। देन उसके बाद है सम रिमार्क ऑन इक्वेशन 1.3, मतलब जो ये 1.3 इक्वेशन दिया गया था इसके लिए कुछ दिया गया है रिमार्क। तो इसमें क्या रिमार्क दिया गया है, इस इक्वेशन 1.3 इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ q1 q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इफ q1 q2 हैव द सेम साइन इधर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव f21 along r21 विच डिनोट द रिपल्शन। q1 q2 अपोजिट साइन का होगा तो अट्रैक्शन होगा, दैट्स वी हैव सेपरेट इक्वेशन। मीन्स इस पूरे पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर दो पॉइंट चार्ज होगा, दोनों का अगर पोलैरिटी सेम होता है तो रिपेल करेगा, अगर पोलैरिटी एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होता है तो अट्रैक्ट करेगा, और कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि F21 ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 इज ऑब्टेन्ड बाई इतना सिंपली इंटरचेंजिंग 1 and 2। ठीक है, हम थर्ड लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है कि कूलम्ब लॉ गिव द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस q1 एंड q2 इन वैक्यूम इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इन मैटर ऑन द इंटरवेंजिंग स्पेस एंड हैव सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड एंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। मीन्स देखो यहाँ पर जो कूलम्ब लॉ की वैल्यू हमें ऊपर दी गई थी वो किसके लिए, कूलम्ब लॉ में जो के की वैल्यू दी गई थी वो किसके लिए थी, तो वो सिर्फ जब मीडियम जो होगा वो हमारा वैक्यूम होगा तभी अप्लाई होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक दैट इज़ टॉपिक 1.7 फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। छोड़ो, तो इस टॉपिक में बस इतना ही था कूलम्ब्स लॉ में। हमें बस मेन कूलम्ब लॉ में ये वाला जो इक्वेशन है बस इससे याद रखना है और कुछ भी नहीं। So thank you.